ठीक है, तो हम लास्ट क्लास से ही अब चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने जो है वो अब तक हमने जो जो कर लिया है ना, हम बेसिकली जो हमने पास्ट 2-3 क्लासेस में किया है, तो हमने जो है ना वो बेसिकली सीखी है कि हाउ डू वी मेजर नेशनल इनकम। तो हमने सबसे पहले तो उसकी मेजरमेंट सीखी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब उस मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हमने ये सीखा कि एक एक इकोनॉमी में अगर नेशनल इनकम को मेजर करना है तो वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हमने जो अप्रोच देखी थी वो इनकम मेथड था, सही है। और फिर उसके बाद जो है वो हमने आउटपुट मेथड देखा, और उस आउटपुट मेथड में ना बहुत ज़्यादा लंबी हुई है। क्यों लंबी हुई है? क्योंकि आउटपुट मेथड में जो है ना वो वैल्यू एडेड भी आता है। तो ये वैल्यू एडेड मैंने आपको समझाया था, वैल्यू एडेड अप्रोच में क्या होता है और किस तरीके से होता है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हमने ये आइडिया डेवलप किया था कि अगर एक इकोनॉमी की इनकम को मेजर करना है तो वो नॉमिनल जीडीपी बेसिकली जो होती है ना, वही हमारी नेशनल इनकम को बेसिकली मेजर, मतलब जब हम बेसिकली ये लिखते हैं ना कि जीडीपी इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, एक इकोनॉमी का वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू द नेशनल इनकम ऑफ दैट इकोनॉमी, क्योंकि ऑब्वियसली इनकम मैच होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट से, तो वो नॉमिनल जीडीपी होती है। अब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, इस तरीके से लिखा हुआ कहीं भी नहीं होता कि नॉमिनल जीडीपी नेशनल इनकम के इक्वल है। पर मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि जब वो पेपर में सिर्फ जीडीपी लिखता है या डेटा रिस्पॉन्स में सिर्फ जीडीपी लिखता है या आप कहीं इंटरनेट पे भी जीडीपी देखते हो ना, तो वो नॉमिनल जीडीपी ही होती है। पर जब तक वो मेंशन ना करे ना रियल जीडीपी, तो वो रियल जीडीपी होती है। अगर वो कह देना हाँ भाई ये रियल जीडीपी है, तो फिर वो ही रियल जीडीपी है। उसके अलावा रियल जीडीपी हम खुद से कंसिडर नहीं करते कि हाँ ये रियल जीडीपी होगी। अगर इसने सिर्फ जीडीपी लिखा हुआ है, सिर्फ जीडीपी लिखा हुआ है, तो नॉमिनल जीडीपी है। और फिर जीडीपी में हमने रियल जीडीपी को भी देखा था, ठीक है। फिर हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, ये सारी चीजें भी देखी। अच्छा, फिर हमने जो है वो जीएनपी भी देखा। फिर हमने जो है वो एनएनपी भी देखा, क्योंकि आउटपुट मेजर करने के बहुत तरीके होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारी आखिरी अप्रोच थी, और जो कि सबसे आसान भी थी और सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो है, वो एक्सपेंडिचर अप्रोच है। और एक्सपेंडिचर अप्रोच में हमने जो है वो ये सीखा कि यार एक इकोनॉमी का जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है ना, वो नेशनल इनकम के इक्वल होता है, ठीक है। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में हमने क्या करा था, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड बेसिकली हमने क्या करा था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम को नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। और हमने सीख लिया था कि यार दिस इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। और जो हमारा फाइनल मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम था वो क्या था, कि एक इकोनॉमी का नेशनल इनकम उसकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की इक्वल होता है, विच इज इक्वल्स टू एन इकोनॉमीज आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज द जीडीपी, ठीक है। अब आज हम इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये जो डेटा है, ये जो हमने डेटा कैलकुलेट कर लिया, हमने मेजर कर लिया कि एक कंट्री जैसे पाकिस्तान की नेशनल इनकम हमने निकाल ली। अब हमने क्यों निकाली है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आपने पाकिस्तान की नेशनल इनकम का डेटा निकाला क्यों है, मकसद क्या है इसका, सही है। तो अभी जो हम सेगमेंट पढ़ने लगे हैं ना, अभी जो हम सेगमेंट पढ़ने लगे हैं, वो यही है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस नेशनल इनकम डेटा। ये नेशनल इनकम डेटा के जो यूजेस हैं वो यूजेस ही हैं। एन वाई का मतलब है नेशनल इनकम, ठीक है, इनकम वाई से देखा जाता है। अब हम देख रहे हैं इसके यूजेस क्या है। देखो, सबसे पहली चीज तो आप इस चीज को समझो कि जो सबसे पहला यूज होता है ना नेशनल इनकम डेटा का, वो होता है असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, सही है। असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, सही है। स्पेलिंग भूल जाता हूँ चीजों की एक तो। असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, अब असेसिंग परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? देखो, लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान का नेशनल इनकम डेटा जो है ना वो कैलकुलेट कर लिया। और मैंने जैसे ही पाकिस्तान का नेशनल इनकम डेटा कैलकुलेट किया ना, तो मैंने अब इसको इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहला जो इसका यूज होगा ना वो ये होगा कि मैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को असेस करूंगा। अच्छा, मैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को किस तरीके से असेस करूंगा? देखो, हर इकोनॉमी में ना स्टेक होल्डर्स होते हैं, सही है, हर इकोनॉमी में स्टेक होल्डर्स होते हैं। और वो स्टेक होल्डर्स बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ते हो ना, स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? वो लोग जो कि इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, सही है, इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में इंटरेस्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमी के भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कि इकोनॉमिक एजेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमी के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कंज्यूमर होता है। तो ये इकोनॉमी का जो स्टेक होल्डर है वो क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे खाली मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमी का जो एक स्टेक होल्डर है वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर का काम क्या होता है? कंज्यूमर का काम होता है कंजम्पशन, सही है। इसी तरीके से इकोनॉमी का स्टेक होल्डर फर्म होता है, जो कि आपका गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, जो, सही है, तो इसका भी अपना एक काम है। फिर इसी तरीके से आपका एक स्टेक होल्डर होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ स्पेंडिंग करनी है और मेरा रेवेन्यू कितना होगा और मेरा टैक्स कितना होगा वगैरह वगैरह। इसी तरीके से शेयर होल्डर्स होते हैं बिजनेस के, ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, भाई अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको रेंट मिलना है।
अगर आप लेबर हो तो आपको वेजेस मिलनी है, ठीक है। तो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयर्स, प्रोड्यूस, ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, सही है। तो ये सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि एक इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो ये सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि एक इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, एक इकोनॉमी कर क्या रही है, सही है। तो ये इंटरेस्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि इनको देखना होता है कि यार हम इसके अकॉर्डिंगली अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। देखो अगर लेट से मैं कहता हूँ कि एक इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जब एक इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेंगे ना तो लोग ऑप्टिमिस्टिक होंगे, और जब लोग ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो लोग कंजम्पशन भी ज्यादा करेंगे, फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बना रहे होंगे, गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग ज्यादा कर रही होगी, सही है। वो देख रही होगी कि यार कंट्री में अब हमें पैसा लगाना चाहिए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है हाउ एन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग। इकोनॉमी की कंजम्पशन, इकोनॉमी की स्पेंडिंग, इकोनॉमी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं, ये सब डिपेंड करती हैं इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के ऊपर। अब जैसे इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात जो है ना वो खराब है। अब पाकिस्तान के जब हालात खराब है तो लोग क्या करते हैं, लोग पैसा होल्ड करते हैं, लोग पैसे मिस्टेक होते हैं, लोगों को लगता है कि यार आगे और जैसे अगर नेशनल इनकम डेटा कैलकुलेट करा और वो नेशनल इनकम डेटा ना बहुत खराब आ रहा है, बहुत लो आ रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि कंट्री में एक्सपेंडिचर भी कम है, कंट्री में इनकम भी कम है, और लोग ये देखेंगे, लोग इसको देख के और पैसे मिस्टेक होंगे, लोग समझेंगे आगे और बुराई आने वाली है, तो लोग अपना पैसा फिर होल्ड करते हैं, स्पेंड नहीं करते। फर्म्स जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट जो है वो इतनी स्पेंडिंग नहीं करेगी, कंज्यूमर इतनी कंजम्पशन नहीं करेगा। चाहिए मैं एक शेयर होल्डर हूँ तो मैं शायद किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदूंगा। कहने का मकसद क्या है कि मैं जो है ना अपना पैसा होल्ड, पाकिस्तान के तो इतने बुरे हाल है, लोगों को रुपीस भी होल्ड नहीं करना, रुपीस को डॉलर होल्ड करना है उल्टा, सही है। लोग कहते हैं कि अपनी करेंसी को तो होल्ड ही नहीं करना, डॉलर्स को होल्ड करते हैं, अपने पैसों को स्टेबल रखना है, वैल्यू को, ठीक है। तो जब परफॉर्मेंस खराब होगी एक इकोनॉमी की तो लोग सेफ ज्यादा करेंगे और स्पेंड कम करेंगे, सही है। अब जैसे अब जैसे आप पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल देख लो, जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहां पर क्या होता है, हम गाड़ियों को असेंबल करते हैं। अब आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले, अब इवन पिछले साल की बात है, कि पाकिस्तान की जब परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल हमारा जो वेदर था वो बहुत ज्यादा खराब था, तो इस आउटलुक बहुत ज्यादा खराब था। तो इसमें मसला क्या हो रहा था, जैसे मसला ये हो रहा था, बहुत सी जैसे हम अक्सर न्यूज देखते थे कि यार ये कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन को रोक दिया है, टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन को रोक दिया है, होंडा ने अपनी प्रोडक्शन को रोक दिया है, सुजुकी ने अपनी प्रोडक्शन को रोक दिया। अब प्रोडक्शन रोकने का मतलब ये नहीं है कि ये बोरिया बिस्तर बांध के निकल गए, ये लोग अपनी प्रोडक्शन रोकते हैं, सही है, और प्रोडक्शन बंद करते हैं, और कहते हैं कि जो अब हमारे पास जो अभी इतना ज्यादा स्टॉक बिल्डअप हुआ हुआ है ना, पहले उस स्टॉक को बेचेंगे और फिर हम प्रोडक्शन करेंगे, सही है। तो बेसिकली ये इकोनॉमी को ऑब्जर्व करते हैं, और इनको अगर ऐसा लगता है ना कि इकोनॉमी में अभी अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो अपने डिसीजन भी उस हिसाब से लेते हैं। इसका मतलब एक इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को असेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स उसी हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहला यूज ये होता है एक नेशनल इनकम डेटा का। अच्छा, उसके बाद क्या यूज होता है, देखो उसके बाद ये यूज होता है कि एक बार आपने परफॉर्मेंस असेस कर ली ना, एक बार आपने परफॉर्मेंस असेस कर ली, नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है ना वो ये होता है कि आपको सेट करना है और असेस करनी है, सेटिंग एंड असेसिंग पॉलिसीज, सही है। अब देखो नेशनल इनकम का डेटा आप ऐसे ही मजाक मजाक में नहीं निकाल रहे, ये बहुत ज्यादा काम का डेटा होता है और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, सही है। अब देखो 3 स्टेप्स में ना ये होती है, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं इसका, आप जरा गौर से सुनना, ये इसका एमसीक्यू भी बहुत आता है। इसके 3 एस्पेक्ट में, जैसे लेट से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा, देखो ये स्टेप नंबर 1 है, मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा द नीड ऑफ द पॉलिसी, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द पॉलिसी, कि भाई इकोनॉमी में पॉलिसी की जरूरत है भी या नहीं है। अच्छा, मैं ये किन पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ पहले तो ये समझ लो, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज की बात हो रही है, जो इन्फ्लेशन में आप एएस लेवल में नहीं पढ़ते थे, कि अगर लेट से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का नेशनल इनकम डेटा इस तरीके से आया है कि हमारी कंट्री की ना जो नेशनल इनकम कम हो रही है, इकोनॉमी में कंजम्पशन कम हो रही है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, और इकोनॉमी का जो है ना आउटलुक ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लगाएगी, इस टाइम पे गवर्नमेंट पॉलिसी लगाएगी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देगी, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देगी और मुल्क को आगे लेके जाने की कोशिश करेगी। अगर लेट से मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी का जो आउटलुक है वो बहुत खतरनाक ग्रोथ पे है, और ऐसी ग्रोथ है जो कि अनसस्टेनेबल ग्रोथ है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत तेजी से चीजें हाथ से निकल रही हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज लगाएगी, इकोनॉमी की जो इतना ज्यादा हीटअप हो रही है ना उसको रोकेगी थोड़ा, तो वो थोड़ा इकोनॉमी को पीछे लाना शुरू करेगी, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। इसका मतलब नेशनल इनकम डेटा को देख के गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हेन टू इंटरवीन, सही है, व्हेन टू इंटरवीन, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, एक बार तुमने पॉलिसी आइडेंटिफाई कर ली ना, फिर उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है, प्लानिंग दैट पॉलिसी। अच्छा, पॉलिसी को प्लान किस तरीके से आप करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि एक इकोनॉमी है, अब जरा गौर से सुनना, ये
लेट से मैं कहता हूँ कि एक इकोनॉमी है जहां पर इन्फ्लेशन भी आ रही है, जहां पर महंगाई भी आ रही है, जहां पर लोगों की परचेसिंग पावर भी कम हो रही है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो रहा है। जरा सुनना गौर से क्या बोल रहा हूँ। इकोनॉमी में ऐसी इन्फ्लेशन इस टाइम पे आ रही है कि इकोनॉमी में महंगाई भी है, इकोनॉमी में लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो रही है और इकोनॉमी में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो रहा है। तो फिर ये कौन सी इन्फ्लेशन है? इससे हमें पता चलेगा कि यार इकोनॉमी में जो है ना वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। क्योंकि देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है कि जब एक इकोनॉमी में ओवरऑल डिमांड बढ़ रही होती है, ओवरऑल इकोनॉमी में लोग पैसे कमा रहे होते हैं, तो इकोनॉमी आगे बढ़ रही होती है, प्राइस लेवल बढ़ रहा होता है, पर साथ में रियल जीडीपी भी बढ़ रहा होता है, कंट्री में ग्रोथ भी आ रही होती है। पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि महंगाई भी आ रही होती है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम भी हो रहे होते हैं, रियल जीडीपी भी कम हो रहा होता है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रही होती है। अब देखो मसला ये होता है कि अक्सर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार इकोनॉमी में जो है ना वो इन्फ्लेशन आ रही है और हम देखते हैं कि इकोनॉमी का प्राइस लेवल बढ़ रहा है, और हम जो है ना वो सिंपली क्या करते हैं, टैक्सेस को बढ़ा देते हैं, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं और हम समझते हैं कि मसला हल हो जाएगा। तो पॉलिसी लगाने से पहले ये तो देखो कौन सी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है। अगर ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो ये पॉलिसीज चल जाएंगी, पर अगर ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है फिर ये पॉलिसी थोड़ी काम करेगी। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए फिर सप्लाई साइड पॉलिसी लगानी पड़ती है। तो कहने का मकसद है आपने सबसे पहले पॉलिसी आइडेंटिफाई करी, फिर आपने उस पॉलिसी को प्लान करा, अब एंड में आप उस पॉलिसी को क्या करोगे, असेस करोगे। अब पॉलिसी असेस करने का तरीका क्या होता है? देखो ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार पॉलिसी लगा दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, मैंने पॉलिसी लगा दी, मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया, मैंने पॉलिसी को प्लान भी कर दिया और मैंने पॉलिसी लगा दी। अब इस पॉलिसी काम कर रही है या नहीं कर रही है कैसे पता चलेगा? एक पॉलिसी आपकी काम कर रही है या नहीं कर रही है ऐसे कैसे पता चलेगा? देखो हमेशा याद रखना, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म एम अचीव करना होता है ना तो आपको शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली लॉन्ग टर्म एम अचीव नहीं कर सकते विदाउट एनी शॉर्ट टर्म टारगेट। होता ही है कि आपको चेक पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में अभी इन्फ्लेशन है और मैंने अभी पॉलिसी लगा दी, तो ये 1 1.5 साल या 2 साल बाद अफेक्ट दिखाना शुरू करेगी और मसले को हल करेगी 2 साल बाद। ये पॉलिसी ये एक एक महीने में काम नहीं करती, 1.5 2 साल लगते हैं पॉलिसी को काम होने में, टाइम लैग हमेशा आते हैं, हर पॉलिसी में टाइम लैग आते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पॉलिसी लगा के छोड़ दूंगा और 2 साल बाद असेस करूंगा कि हाँ भाई मेरी पॉलिसी ने काम कराया कि नहीं कराया। आप चेक पॉइंट्स लगाते हो, और आप चेक पॉइंट्स आप इस सेंस में लगाते हो कि आज आपने पॉलिसी लगाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। अब आपको ये चीज समझनी है कि ये पॉलिसी एक अच्छा खासा टाइम लेगी इसको हल, मसला प्रॉपर हल करने में। पूरी इकोनॉमी में एक साथ इम्पैक्ट जब आता है तो बहुत लेट आता है। सही है, तो बेसिकली आप करोगे कि आप चेक पॉइंट्स लगाओ। आप देखोगे यार हमने पॉलिसी लगाई है, अब 3 महीने बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद कंजम्पशन का कितना परसेंटेज इससे पे अफेक्ट आया, 3 महीने बाद एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आया, 3 महीने बाद इस इंडस्ट्री में क्या चेंज आया, उस इंडस्ट्री में क्या चेंज आया। फिर आपने 6 महीने का डेटा देखा, फिर आपने 1 साल का डेटा देखा। अब लेट्स से मैं कहता हूँ आपने 1 साल का डेटा देखा और आपको पता चला यार ये पॉलिसी तो बहुत बैडली फेल कर रही है, तो आप उधर ही अपनी पॉलिसी को खींच लो, रोक दो इस पॉलिसी को। अब देखो आप जब चेक पॉइंट सेट करते हो और आप हर 3 महीने में, हर 6 महीने में और हर साल अपनी पॉलिसी को असेस करते हो ना, तो आपको ये पता चलता है कि मेरी पॉलिसी काम कर भी रही है कि नहीं कर रही, क्या वाकई हम जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप पॉलिसी लगा के ये नहीं बोल सकते कि हाँ बस अब 2 साल बाद देखेंगे काम करिए कि नहीं करिए। आप चेक पॉइंट्स बनाओगे और बाकायदा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स यही काम करते हैं, ये देखते हैं कि भाई पॉलिसी काम कर रही है कि नहीं कर रही। असेस करनी होती है पॉलिसीज को, डायरेक्ट लगा के छोड़ना नहीं होता। क्लियर है ये चीज? ठीक है। और दूसरी जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर यूज होता है नेशनल इनकम डेटा का, वो ये होता है दैट इज बैलेंस इन द इकोनॉमी। सही है, इवेल्युएटिंग अ बैलेंस इन द इकोनॉमी। अब बैलेंस किस तरीके से आता है कि इकोनॉमी में, देखो आप जब एक्सपेंडिचर अप्रोच से, आप जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो ना, तो इसकी एक सबसे अच्छी खास बात क्या है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। और ये आपको इन्फॉर्मेशन क्या देता है, ये देखता है कि यार ये जो लोग खर्च कर रहे हैं ये इनकम कहाँ से आ रही है। सही है, ये इनकम प्राइमरी सेक्टर से आ रही है, ये इनकम सेकेंडरी सेक्टर से आ रही है, ये इनकम टर्शरी सेक्टर से आ रही है। सही है, लोग पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में खर्च हो रहा है कि रूरल एरियाज में खर्च हो रहा है। अच्छा, कंजम्पशन हो किस फॉर्म में रही है भाई, कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंडिंग हो रही है कि कैपिटल गुड्स के ऊपर स्पेंडिंग हो रही है। सही है, मतलब इकोनॉमी में एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि एक इकोनॉमी है, सही है, और लेट से मैं आपके सामने एक पीपीसी बनाता हूँ, ये चीज मैं एएस में भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा कैपिटल गुड्स, फिर यहाँ पर जो है वो मैंने लिखा कंज्यूमर गुड्स। सही है, और मैंने जो है ना वो आपके सामने एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना दी। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैंने आपके सामने बना दी, और लेट से मैं कहता हूँ कि एक इकोनॉमी जो है ना पॉइंट ए पे ऑपरेट कर रही है। अब पॉइंट ए पे ऑपरेट करने का मतलब क्या है, कि पॉइंट ए पे ऑपरेट करने का मतलब है कि एक इकोनॉमी जो है वो कैपिटल गुड्स ज्यादा बना रही है और कंज्यूमर गुड्स
कम बना रही है, ऐसा ही हो रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि कॉम्बिनेशन ए पे कैपिटल गुड बहुत ज्यादा है पर कंज्यूमर गुड बहुत कम है। अब यहाँ पर ट्रेड ऑफ क्या है, यहाँ पर ट्रेड ऑफ ये है कि लॉन्ग रन में आपकी इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कैपिटल गुड ज्यादा बना रहे हो, मशीनरी पे ज्यादा खर्च कर रहे हो। पर शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ क्या है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो यहाँ पर कम होगा। इसका मतलब लॉन्ग रन में तुम्हारा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, पर शॉर्ट रन में तुम्हारी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि तुम कंज्यूमर गुड कम कंज्यूम कर रहे हो। अगर मैं इसी केस को ऑपोजिट कर दूं, सही है, किस तरह करोगे, पॉइंट बी पे ऑपरेट करो। पॉइंट बी पे ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि आप कैपिटल गुड को बहुत कम बना रहे हो और आप कंज्यूमर गुड को जो है ना वो बहुत ज्यादा बना रहे हो। अब यहाँ पर ट्रेड ऑफ क्या है, यहाँ पर ट्रेड ऑफ ये है कि शॉर्ट रन में तुम्हारी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बहुत बड़ा होगा, पर लॉन्ग रन में तुम्हारी कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल शायद कम हो जाएगा, क्योंकि तुम मशीनों वगैरह पे इतना खर्चा नहीं कर रहे। इसका मतलब तुम्हारा मुल्क पीछे भी आ सकता है। ये डेटा ये पता कैसे चलेगा, ये सब पता कैसे चलेगा कि ये हो रहा है एक इकोनॉमी में? ये पता चलेगा नेशनल इनकम डेटा से। आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर देखोगे, आपको पता चलेगा व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द इकोनॉमी। आप इकोनॉमी में बैलेंस कैसे क्रिएट करोगे? भाई लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान का जो है ना वो एग्रीगेट नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, और मुझे ये पता चला कि इकोनॉमी में जो मेजोरिटी स्पेंडिंग हो रही है ना, मतलब एक इकोनॉमी में जो मेजोरिटी स्पेंडिंग हो रही है, 90% ऑफ द स्पेंडिंग इज ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड 10% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज ऑन कैपिटल गुड्स। अब ये बैलेंस तो नहीं है ना, ये बैलेंस तो नहीं है। मैं इस डेटा को यूज करके इकोनॉमी में बैलेंस क्रिएट करूंगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब आप बैलेंस कैसे क्रिएट करोगे? जब एक बार आपको ये डेटा पता चल जाएगा ना, फिर आप इस डेटा को यूज करके कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंडिंग पे थोड़ी कम कराओगे, कैपिटल गुड पे स्पेंडिंग थोड़ी ज्यादा कराओगे, और इकोनॉमी में एक बैलेंस लेके आओगे। सही है कि भाई कंज्यूमर और कैपिटल गुड में नियर टू इक्वल, या आपकी आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से या आपके लॉन्ग टर्म एम के हिसाब से होना चाहिए, ऐसी अनशेंड स्पेंडिंग नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी में। सही है, तो पहली चीज तो ये आ गई। और दूसरी चीज ये आ गई कि जब हम आउटपुट अप्रोच करते हैं और हम ये देख रहे होते हैं कि इकोनॉमी में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, तो वहां पर हम ये चीज देख रहे होते हैं कि यार प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट कितना है, और हम देख रहे होते हैं कि यार टर्शरी सेक्टर का आउटपुट कितना है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है, ये मैं आपको पाकिस्तान का बताता हूँ। इससे हमें पता चलता है कि एक इकोनॉमी डेवलप कितना कर रही है, ये हमें हेल्प करता है कि एक इकोनॉमी डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही। आपको शायद ओ लेवल या एएस से ये चीज पता हो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी का फर्क क्या होता है। देखो, एक डेवलपिंग इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो प्राइमरी सेक्टर में थोड़ा ज्यादा होती है, सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ आ रही होती है, और टर्शरी सेक्टर इतना बस नॉर्मल होता है। एक डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है? डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें टर्शरी सेक्टर अच्छा खासा होता है, सेकेंडरी सेक्टर दूसरे नंबर पे होता है, और प्राइमरी सेक्टर तीसरे नंबर पे होता है। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में खेती बाड़ी वगैरह आ जाती है, तो ये गरीब मुल्कों में ज्यादा होता है। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग में अगेन इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, पर टर्शरी एक बहुत मेजर फर्क है। टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा जनरेट होता है, सर्विसेज इंडस्ट्री है ना वो, तो वो डेवलप्ड इकोनॉमीज में ज्यादा होता है और डेवलपिंग में कम होता है। ठीक है, अब देखो ओवर टाइम जो है ना वो होता क्या, जरा सुनना। आप यहाँ पर देख, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि एक इकोनॉमी है, सही है, लेट से मैं कहता हूँ कि एक इकोनॉमी है, उसका जो है ना वो प्राइमरी सेक्टर बहुत स्ट्रांग था। एक इकोनॉमी है जिसका प्राइमरी सेक्टर जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब उस इकोनॉमी में हो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्राइमरी सेक्टर अभी भी स्ट्रांग है, पर सेकेंडरी सेक्टर अब बढ़ता जा रहा है। अब अगर मैं लेट से कहता हूं कि जीडीपी का परसेंट जो पहले प्राइमरी सेक्टर ले रहा था ना वो कम हो रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि प्राइमरी सेक्टर कम हो रहा है? अगर आपको कोई ये बोले कि द परसेंट शेयर ऑफ जीडीपी जो कि प्राइमरी सेक्टर पहले लेता था वो अब कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि प्राइमरी सेक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि बाकी सेक्टर्स उठ रहे हैं। सही है, तो ओवर टाइम अगर प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर खत्म हो रहा है। सही है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक कंट्री में जो है वो प्राइमरी सेक्टर खत्म हो, इसका मतलब ये है कि जीडीपी में अब जो है ना वो सेकेंडरी सेक्टर भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इकोनॉमी का सेकेंडरी सेक्टर अब बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट आ रही है। तो आप जीडीपी का डेटा देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि एक मुल्क डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब अगर एक कंट्री में प्राइमरी सेक्टर जो है ना वो जीडीपी का छोटा हिस्सा ले रहा है और सेकेंडरी सेक्टर बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी का ले रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि वो कंट्री डेवलप हो रही है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर जब एक मुल्क में बढ़ता है तो उसका मतलब आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप टर्शरी सेक्टर की तरफ आ जाओगे। सही है, तो ये पूरा 3 स्टेजेस होते हैं जिससे एक इकोनॉमी गुजरती है। अब पाकिस्तान में ना 2003 और 4 के आसपास क्या हुआ था, अब जरा सुनना, एक और से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार इस पर डेटा रिस्पॉन्स मेरे ख्याल में आ चुकी है। 2003 और 2004 के आसपास क्या हुआ था कि पाकिस्तान में ना बहुत पैसा आ रहा था, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, पाकिस्तान में करेंसीज भी आ रही थी। सही है,
मुल्क जो है ना वो बहुत ये मतलब मुशर्रफ वाला एरा की बात कर रहा हूँ, जो मुशर्रफ का रिजीम था, सही है। उस टाइम पे ना पाकिस्तान बहुत पीक पे था अपने, ठीक है, और मुल्क काफी सही चल रहा था, महंगाई भी इतनी नहीं थी और सारी चीजें सही थी। तो उस टाइम पे मसला क्या हो रहा था, और वो मसला हम अब तक झेल रहे हैं। उस टाइम पे हुआ ये था कि लोगों के पास पैसा बहुत आ रहा था, सही, और इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत आ रहा था। बाहर से फर्म्स आ रही थी, हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही थी और पैसा लगा रही थी। तो उस टाइम पे हमें जो है ना वो सारी चीजें अच्छी लग रही थी, कि हमें लग रहा था मुल्क बहुत आगे बढ़ेगा। अब कंट्री को ना इस पॉइंट पे डिसाइड करना होता है कि उसको करना क्या है। अब हमने क्या करा, हमारे मुल्क में पैसा आया, हमारा जितना भी पैसा था ना, हमने ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे लगाया, ना हमने और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप करी, ना हमने और रिफाइनरीज डेवलप करी। बेसिकली हमने अपना पैसा सेकेंडरी सेक्टर में नहीं लगाया, हमने अपना पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं लगाया, हमने अपना पैसा बैंकिंग में लगा दिया, हमने अपना पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में लगा दिया। हमारी फूड इंडस्ट्री ग्रो हुई, हमारी मीडिया इंडस्ट्री ग्रो हुई। तो बेसिकली हमने क्या करा, जब हमारी इकोनॉमी में पैसा आना शुरू हुआ, तो हमारा प्राइमरी सेक्टर तो वैसे ही अच्छा था, क्योंकि हम तो गरीब मुल्क थे। तो जब हमारे मुल्क में पैसा आना शुरू हुआ, तो असूलन हमें क्या करना चाहिए, हमें सेकेंडरी सेक्टर पे ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, ताकि हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा तो ही टर्शरी सेक्टर सस्टेन कर पाएगा। हमने क्या करा कि सारा पैसा टर्शरी सेक्टर पे लगाना शुरू कर दिया और सेकेंडरी सेक्टर को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया, सही है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब आप पैसा सारा टर्शरी सेक्टर पे लगा दोगे ना, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा, लोग पैसे तो कमाएंगे। अब जब लोग पैसा कमाएंगे तो वो पैसा खर्च भी करेंगे। अब पैसा जब वो खर्च करेंगे, तो पैसा खर्च वो किधर करेंगे, वो चीजों पे करेंगे, कंज्यूमर गुड्स पे करेंगे। और कंज्यूमर गुड्स आते कहाँ से हैं, कंज्यूमर गुड्स आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। हमने क्या गलती करी, हमने अपना सारा पैसा टर्शरी सेक्टर पे लगाया, लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया, हमने सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप ही नहीं करा। हमने इंडस्ट्रीज लगाई नहीं, ना हमने गाड़ियों की इंडस्ट्री लगाई, ना हमने और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनाई, ना हमने रिफाइनरीज बनाई, ना हमने कुछ भी हमने नहीं करा। हमने सारा पैसा सर्विसेज पे लगाना शुरू कर दिया, सही है। जो 20 साल पहले फैक्ट्रियाँ थी ना, अभी भी वही फैक्ट्रियाँ हैं, कोई फैक्ट्री हमारे मुल्क में नहीं बन रही है। हमारा सिर्फ टर्शरी उठता जा रहा था उस टाइम पे। तो हुआ हुआ क्या, लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने वो सारा का सारा पैसा कहाँ पर खर्च कर दिया, कंज्यूमर गुड्स पर खर्च करना शुरू करा। अब मसला ये था कि हमारी कंट्री में तो गाड़ियां बन नहीं रही, हमारी कंट्री में तो लग्जरी फूड आइटम्स है नहीं, हमारी कंट्री में तो सारे कंज्यूमेबल्स हैं नहीं जो कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करें। तो लोगों को चाहिए थे ब्रांड्स, और ब्रांड्स हमारी कंट्री में आके प्रोडक्शन कर नहीं रहे थे, क्योंकि हमने सेकेंडरी सेक्टर पे पैसा ही नहीं लगाया। तो लोगों ने जब पैसा खर्च करना शुरू किया, तो उन लोगों ने इम्पोर्टेड गाड़ियां खरीदना शुरू करी, उन लोगों ने लग्जरी गुड्स को इम्पोर्ट करना शुरू करा, सही है। मैं आपको अगर चॉकलेट का बताऊं ना, तो ये जो स्निकर्स वगैरह खाते हैं हम, बाउंटी खाते हैं, और ये सारी इंपोर्टेड जो चॉकलेट्स हम खाते हैं, इसका रुझान कब बढ़ा है, ये 2004 के बाद बढ़ा है। 2004, 3, 2002 से पहले ये चॉकलेट्स वगैरह पाकिस्तान में कहाँ होती थी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी दुकानों में मिलती थी। 2004 के बाद तो हर छोटी दुकान में ही मिलना शुरू हो गई थी, हर हर नॉर्मल दुकानों में, जैसे आज आज मिलती है। तो हुआ क्या, ये इम्पोर्टेड चीजें इतनी आम हो गई हमारी इकोनॉमी में, तो इससे हमारी इकोनॉमी की बैंड बनना शुरू हो गई। लोग पैसा कंज्यूमर सर्विसेज में खर्चा, लोगों को पास कार्ड्स आ गए, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। पहले बैंकिंग सिस्टम तो इतना अच्छा नहीं था हमारा, तो हमने टर्शरी सेक्टर पे पैसे लगाया, तो बैंकिंग सिस्टम भी अच्छा करा। अब लोगों के पास जब डेबिट क्रेडिट कार्ड आए ना, तो लोगों ने जरूरत से ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया, जितनी कमाई थी उससे ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। तो इकोनॉमी में डेट बढ़ा, इकोनॉमी में उधारी का चक्कर बढ़ा, सही है। मैन्युफैक्चरिंग पे पैसा लगाया नहीं, इनकम इकोनॉमी में जनरेट हो नहीं रही है इतनी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पैसा सारा खर्च हो रहा है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, क्योंकि मुल्क में तो कुछ मिल नहीं रहा। अब ये इम्बैलेंस है, इसको कहते हैं इम्बैलेंस इन दी इकोनॉमी। इसको कहते हैं कि आपने नेशनल इनकम डेटा को सही से इस्तेमाल नहीं करा, पैसा रैपिडली बाहर जा रहा था, सही है। हमारी कंट्री ने 8-10 साल इस इम्बैलेंस को सहा है, मुशर्रफ के बाद भी इतना टाइम ये इम्बैलेंस रहा है, अभी भी है। हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो गए ना, हमने सेकेंडरी सेक्टर डेवलप ही नहीं किया अपना। क्लियर है ये चीज। अगर आप पहले ही ऐसे मसले को आइडेंटिफाई कर लेते और आप पहले ही इकोनॉमी के डेटा को देख लेते और ये चीज का अंदाजा लगा लेते कि यार हमारी कंट्री का टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है पर सेकेंडरी सेक्टर नहीं बढ़ रहा, तो लोग जब पैसा कमाएंगे तो पैसा तो फिर ये इंपोर्टेड गुड्स पे खर्च होगा, क्योंकि मुल्क में तो बन नहीं रहा था ना। तो अगर आप ये पहले ही कर लेते ना, तो इकोनॉमी सही रहती, आप पहले से ही पॉलिसी लगा लेते, सही है। तो कंट्री में लोग चीजें तो कंज्यूम कर रहे हैं, पर वो चीजें हमने थोड़ी बनाई हैं, वो तो इम्पोर्टेड चीजें हैं। तो ये इम्बैलेंस इन दी इकोनॉमी होता है। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का एक बैलेंस क्रिएट करना है। आप डायरेक्टली प्राइमरी से टर्सरी पे नहीं आ सकते, ये एक प्रोसेस है। सेकेंडरी आपको पहले बढ़ाना है, फिर आप टर्सरी पे आओगे। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज में टर्सरी सेक्टर इतना ज्यादा होता है, तो दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर होता है। हमारा क्या सीन हो गया था, टर्सरी सेक्टर था, दूसरे नंबर पे प्राइमरी था, सेकेंडरी तीसरे पे आ रहा था। अब जब सेकेंडरी तीसरे पे आ रहा था, इसका मतलब कंट्री में इंपोर्ट्स होंगी दबा के, तो ये पैसा रैपिडली बाहर जा रहा था, लोगों ने लोकल चीजें खरीदना ही छोड़ दी थी, लोगों के पास पैसा इतना आ गया था, सही है।
तो सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस नहीं करा, डायरेक्ट टर्शियरी पे आ गया, ये इम्बैलेंस। अच्छा बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस इस तरीके से करेंगे कि आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को डेटा को देखोगे और 2004 में जो मसला हुआ था और 2012 में जो अनएम्प्लॉयमेंट आई है, ये सब आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि भाई इकोनॉमी में ऐसा मसला आगे जाके। अब जैसे अगर मैं अभी इस टाइम पे डेटा देखता हूँ और मुझे इस डेटा में मैं ये आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि यार ये मसला हो रहा है, तो मैं पहले से ही इस मसले का हल निकाल लूंगा, ना कि मैं वेट करूँ कि ये होगा उसके बाद पॉलिसी लगाऊं। सही है। अच्छा दूसरी जो चीज यहाँ पर होती है ना, वो क्या होती है? वो आपकी होती है यूज फॉर कंपैरिजन। सही है। अच्छा यूज फॉर कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? भाई जाहिर सी बात है, आप एक कंट्री का नेशनल इनकम का डेटा कैलकुलेट कर रहे हो। अब जब आप नेशनल इनकम डेटा कैलकुलेट करोगे तो जाहिर है उस नेशनल इनकम डेटा को कंपेयर भी तो करोगे। अब कंपैरिजन दो तरह से होता है। कंपैरिजन या तो ओवर टाइम होगा, कंपैरिजन या तो विद डिफरेंट कंट्रीज होगा। ओवर टाइम का मतलब क्या है कि मैंने पाकिस्तान के डेटा को पाकिस्तान के डेटा से कंपेयर किया पिछले सालों के। सही है। प्रीवियस को आज से कंपेयर कर लिया। अदर कंट्री का मतलब कि अपना किसी और से कंपेयर कर लिया, जैसे हम अपने डेटा को बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं, श्रीलंका से कंपेयर करते हैं। सही है। इंडिया से तो कंपेयर करने लायक हम रहे नहीं है अब। सही है, वो बहुत ही आगे डेटा निकल गया उनका। क्लियर है। अच्छा फिर ये इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। अब ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखो लोकल एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर दोनों यूज करते हैं ये। आप जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी के अंदर देखोगे कि लोगों की इनकम्स क्या है, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, देखोगे इस इकोनॉमी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ये मुल्क आगे बढ़ेगा, इसका इकोनॉमिक क्लाइमेट के ऊपर आगे जाके आगे बढ़ेगा या आगे गिरने वाला है ये। तो इससे तुम अंदाजा लगाओगे कि एक मुल्क अभी आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर तुम्हें देख रहा लग रहा है कि नेशनल इनकम डेटा खराब है और इसकी प्रोजेक्शन भी खराब है, तो तुम उस मुल्क में पैसा ही लगाओगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक कंट्री का जीडीपी और उसका नेशनल इनकम डेटा देखा जाता है, उसके बगैर आप कभी भी पैसा नहीं लगाते एक इकोनॉमी में। ठीक है। अच्छा फिर ये अकेडमिक्स भी देखते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एकेडमिक्स का मतलब होता है जो रिसर्च वगैरह करते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। जैसे आपको शायद ये चीज पता हो, एक टॉपिक आप पढ़ोगे अभी, मैं भी पढ़ाऊंगा मैक्रो में, दैट इज फिलिप्स कर्व। सही है। फिलिप्स कर्व एक ऐसी थ्योरी है जो कि हमें ये बताती है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन का नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये थ्योरी पता कैसे चली? ये फिलिप्स कर्व का जो कॉन्सेप्ट है, ये 100 साल का डेटा जो रिसर्च करते रहते हैं ना लोग। तो एक बंदा था रॉबर्ट फिलिप्स नाम का, आई गेस, हाँ रॉबर्ट फिलिप्स नाम था उसका, शायद शायद यही नाम था। तो वो क्या कर रहा था, वो उसका काम बस ये था कि वो डेटा जमा करता था और डेटा जमा करके उसको सारे डेटा को जमा करता था और वो देखता था, मल्टीपल ट्रेंड्स वगैरह देखता था कि भाई क्या ट्रेंड आ रहा है किसी चीज। अब वो एक दिन सारा डेटा लेके बैठा होगा, पाकिस्तान का फॉर एग्जाम्पल डेटा लेके बैठा, और उसने क्या करा कि प्राइसेस का और एम्प्लॉयमेंट का डेटा सारा जमा करा। और वो जब सारा डेटा जमा करा ना, तो उससे एक ट्रेंड बन गया, और ट्रेंड ये बना कि इन्फ्लेशन का और एम्प्लॉयमेंट का एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये नेशनल इनकम के डेटा से ही तो पता चला है। या आपने एक कंट्री के डेटा को उठाया, उस डेटा को यूज करा, उसको पुट इन करा, सबको कंबाइन करा आपस में, और आपको पता चल गया कि यार अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का नेगेटिव रिलेशनशिप है। और ऐसा नहीं है कि ये आपने सिर्फ एक ही कंट्री का देखा, आपने बाकी कंट्रीज का भी डेटा उठाया और वहां पर भी ये चीज चेक करी। तो नेशनल इनकम डेटा उठा के थ्योरीज बनती है। सही है। मतलब आप 2004 में जो हो रहा है आप अंदाजा लगा लो कि 2012 में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेंड फॉलो शुरू होना शुरू हो गया है, तो हमें पता चल जाएगा यार अभी आप मजीद प्राइस बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। तो ये नेशनल इनकम डेटा हमें हेल्प करता है कि आगे क्या होने वाला है। ये ट्रेंड्स बन जाते हैं, रिसर्च बन जाती है, रिसर्च पेपर बन जाते हैं, ट्रेंड्स बन जाते, पता चल जाता है कि आगे अब क्या होने वाला है। प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को यूज करके फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है। सही है। अगर पाकिस्तान को ये पहले ही पता चल जाता, अगेन वही चीज है ना, देखो डेटा एकेडमिक्स, अगर 2004 में हम अपना डेटा देख लेते और हम देख लेते कि यार हमारा सेकेंडरी सेक्टर श्रिंक कर रहा है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर छोटा होते जा रहा है, सही, और हमारी इकोनॉमी में लोग इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो टर्शरी सेक्टर के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते हम लोग। तो वाकई ऐसा हुआ कि हम नहीं कर पाए सर्वाइव। ठीक है, इम्पोर्ट्स बढ़ गई, हमारी बैंड बच गई। तो सेकेंडरी, फिर अगर ये चीज हमें पहले ही पता चल जाती तो शायद पहले से ही हम कोई पॉलिसी बना लेते और हम सेकेंडरी सेक्टर को उठाना शुरू कर देते। सही है। और अगेन ये नेग्लिजेंस भी होती है चीज, इग्नोरेंस भी बहुत है, हमने इग्नोर किया इस मसले को, वैसे पता ही होता है सबको ये मसला। सही है। तो ये सारे डेटास को आप थ्योरीज में प्रेजेंट करते हो और फिर नेशनल इनकम डेटा पे टेस्ट करते हो। सही है। जैसे मैंने अगर एक थ्योरी बनाई कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो ये थ्योरी मैंने प्रेजेंट कर दी। अब इस थ्योरी को मैं टेस्ट कैसे करूंगा? इस थ्योरी को मैं टेस्ट करूंगा नेशनल इनकम डेटा के ऊपर। सही है। और सबसे लास्ट चीज यहाँ पर जो डेटा यूज होता है ना, वो किस चीज के लिए यूज होता है? टू ऑब्जर्व द लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब इसके ऊपर तो मैं बाद में भी एक पूरा लेक्चर दूंगा, जिसके साथ हम फिर एक 20 मार्क का आंसर भी करेंगे। सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड्स पे एक 20 मार्क का क्वेश्चन आता है,
तो ये भी मैं आपको बता दूं जरा। तो ये जब हम करेंगे ना, अगेन मैं भी ये थोड़ी बहुत तो बात बता रहा हूँ लिविंग स्टैंडर्ड की, पर जब हम पढ़ेंगे तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। देखो लिविंग स्टैंडर्ड का यहाँ पर सीन ऐसा है, जनरली ये चीज अज्यूम करी जाती है कि इनकम per head इज द बेस्ट मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, या मोस्ट कॉमनली यूज, बेस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, ये तो बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग वो है। पर नॉर्मली जो इनकम पर हेड होता है ना, वो एक कंट्री का बेस्ट मेजर होता है अगर आपको एक कंट्री की लिविंग स्टैंडर्ड को देखना है। अब लिविंग स्टैंडर्ड में आता क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड में आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि लोगों की भाई जिंदगी कैसी गुजर रही है। लिविंग स्टैंडर्ड में आता है कि एक इकोनॉमी में एजुकेशन कितनी है। लिविंग स्टैंडर्ड में आता है कि इकोनॉमी में लोगों का हेल्थ केयर कैसा है। लिविंग स्टैंडर्ड में आता है कि इकोनॉमी में लोगों के पास लेजर लाइफ, लेजर टाइम कितना है। तो ये स्टैंडर्ड लिविंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और नॉर्मली एक जीडीपी जो होता है ना, नेशनल इनकम डेटा जो होता है, वो एक क्वांटिटेटिव मेजर है जो कि हमें हेल्प करता है बताने में कि एक कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है या नहीं। जैसे अगर हम जनरली ये कहते हैं ना कि एक कंट्री का इनकम पर हेड बढ़ रहा है, तो इनकम पर हेड बढ़ने का मतलब क्या है? कि लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। जब लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो इससे ये हम अज्यूम कर लेंगे कि यार ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो खर्च भी ज्यादा करेंगे, ज्यादा चीजें अफोर्ड कर पाएंगे, एजुकेशन हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाएंगे, कंज्यूमर गुड्स अफोर्ड कर पाएंगे, सही है। और उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। तो एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नेशनल इनकम का डेटा यूज होता है। क्लियर है ये चीज? कोई मसला?